बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऐसा यानी कि उसको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान जो कि अपने आप को बालातर समझते थे इस शिकंजे से कि उनके जो गोशवारे हैं, जो उनके बिजनेस हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, जो उनका इनकम के सोर्स हैं, वो उन्होंने जमा नहीं करवाए थे, इलेक्शन लड़ रहे थे और उसमें वो एमपीएस नहीं है जो कि इस टाइम न्यू या यंग जनरेशन है। इसमें पुराने सियासतदान हैं, इसमें सीनियर सियासतदान हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए हैं। और इसमें जो कुल तादाद है जिसमें पार्लियामेंट की सूबाई असम्बलियों की, उसको सारों को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 15 जनवरी तक की मोहलत दी है कि अपने गोशवारे जमा करवा दिए जाएं। एक मसला तो पाकिस्तान में चल ही रहा है कि सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन, इत्तेहादी आपस में पंजाब हुकूमत, वफाक हुकूमत न्यू इलेक्शन के हवाले से मईशत को और दूसरा अपनी जो पार्टी है उसको बेहतर करने के लिए तो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बार बार इस चीज़ का निशाना बनाया जाता था। इलेक्शन कमीशन को बार बार ये चीज़ सवाल उठाए जाते थे जो हार जाती थी पार्टी की, इसमें इलेक्शन में धांधली और इसमें फलां जो है वो इसमें मुलविस था। इस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन कमिश्नर को खरीद लिया, इस पार्टी ने जो है इलेक्शन कमिश्नर को अपने साथ मिला लिया, इलेक्शन कमिश्नर की वाइफ ने जो है वो उसको एक ऐसा अहदा मिला जिसमें पैसे इकट्ठे, वो पैसे बहुत ज्यादा बना सकती हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो है इनके साथ मिल के है और हमारे साथ धांधली हो गई है। सारे इल्जाम चलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है वो हर ही हुकूमत, हर अपोजिशन जो है ये इस तरह से इस अलकबात से नवाजती है। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा स्टांस ऐसा लिया है, एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि अगर ऐसा अमल हो जाता है, गोशवारे जमा करवा दिए जाते हैं और उसमें जो रद्दोबदल है, जिसमें क्या FIA क्या, जिसमें नैब का उसमें अमल दखल हो जाता है, तो फिर शायद मैं जो समझता हूँ किसी हद तक पाकिस्तान के कर्जों में भी जो है वो उसमें कमी आ सकती है और किसी हद तक इनका चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, इनको चेक एंड बैलेंस को बरकरार नहीं रखा जाएगा और जिसके जो असासे हैं, जिसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी जो सरमाया, उनके सरमाया हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी जायदादें हैं, वो जब नहीं होगी और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगी तो फिर उनकी चेक एंड बैलेंस भी होगा उनका और प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और इसके ऊपर जो है उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। मैं कुछ तफसीलात आपको बताता हूँ कि जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के 570 अरकान ने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई हैं। अब ये कुछ कम तादाद नहीं है, अब खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि MPA, एक MNA और एक सेनेटर की कितनी कितनी जायदादें और क्या क्या उन्होंने जो है अपने उन्होंने असासे बनाए हुए हैं। अब जिस पर इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि गोशवारों की तफसीलात जमा ना कराने पर 16 जनवरी को अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब ये जो अरकान है पार्लियामेंट है, उसके बाद सूबाई असम्बली के हैं, इनकी जो है जो रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वो MPAs या MNAs या फिर वो सेनेटर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान सूबाई असम्बली MPAs 31 दिसंबर तक सालाना गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। कुछ अरकान असम्बली की जानिब से ताहाल सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई गई है, जो कि आपको मतलब कि 2022 में जमा करानी थी। अब क्योंकि नया साल है, इसमें इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और इसमें नवीद सुनाई दे रही है कि जो पंजाब असम्बली, KP की असम्बली अगर तहरील हो जाती है तो उसमें भी जो है री इलेक्शन हो सकते हैं, तो इसके लिए गोशवारे जमा कराना लाजमी होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन में। दूसरी अगर बात करें तो अरकान असम्बली 15 जनवरी तक गोशवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। गोशवारों की तफसीलात जमा ना कराने पर 16 जनवरी को अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दिया। अब ये हतमी फैसला है, इसके बाद क्या मजीद डिले हो सकता है या इसमें मजीद तारीख आगे हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन टाइम। साबका अरकान असम्बली की जानिब से गोशवारे जमा ना कराने का मामला मुनासिब हुक्म के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के 1191 कुल तादाद मेंबरान में से 570 ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई है, मतलब कि हाफ 50-50 कर लेते हैं। अब तक कौमी, अब ये 50 भी वो होंगे जिनके मतलब कि इतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी या जिनके पास इतनी जायदादें नहीं होंगी, जिनके इतने अकाउंट्स नहीं होंगे। इसको हम कह सकते हैं कि अमीरों के मिडल मैन ये साबित हो सकते हैं। उसके बाद अब तक कौमी असम्बली के 201 अरकान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई है। MNAs की तादाद है। सेनेट के 36 मेंबरान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई है। पंजाब असम्बली के
159 अरकान ने, सिंध असम्बली के 76 मेम्बरान ने, खैबर पख्तूनख्वा के 74, बलोचिस्तान असम्बली के 24 मेम्बरान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तफसीलात के, जो हम इसमें कुछ ऐसे नाम आते हैं जिसमें ये नहीं है कि जिस जो MP या जो MN को हम जानते नहीं हैं उनके नाम सामने आए, बल्कि इसमें बड़े बड़े शख्सियात के नाम हैं जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए हैं, जिसको अभी करवाना पड़ेंगे, जिनमें सेनेट से मुसद्दिक मलिक साहब हैं, आजम अली तारण साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, आजम सबाती साहब हैं, सानी इश्तर साहब हैं, ताज हैदर साहब हैं, गफूर हैदरी साहब हैं। इसमें बड़े बड़े नाम पड़े हैं। दूसरा जो है, अगर पार्लियामेंट में आ जाते हैं, नेशनल असम्बली में आ जाते हैं, तो एहसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, अली मूसा गिलानी, चीमा साहब, तारिक बशीर, बहुत सारे नाम हैं इसमें। और दूसरा जो है, इसमें कुछ जो सूबाई असम्बली के हैं, जिसमें उज़मा बुखारी साहब, अवैस लगारी साहब, इस तरह के यानी कि टोटल जो है 570 अरकान है जिन्होंने नहीं करवाई हैं गोशवारे जमा। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि इसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा ने यह बयान दिया है कि अगर बाजवा साहब इतने ही जो है वो आप उनको अच्छे नहीं थे, या फिर आपको इतना ही उनसे इशू था, तो उस टाइम एक्सटेंशन क्यों दी थी और आप हुकूमत में कैसे, सवालात उठाएँ कुछ खान साहब के ऊपर। और इसी के ऊपर और बाकी जो है हम बात करेंगे कि पंजाब के हवाले से क्या इस टाइम जो है इस हफ्ते कुछ डेवलपमेंट्स होनी है, तो इसके हवाले से भी देखेंगे कि क्या इस टाइम सिचुएशन क्या है पंजाब में, और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो है एतमाद का वोट कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। मेरे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद अफजल खान साहब मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन से। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हम आपको भी वेलकम करते हैं। सर आप सबसे पहले तो सर अवाम भी जानना चाहती है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि एक तो तफसीलात मांगी हैं इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें से सर टोटल जो है 1191 हैं, और 570 अरकान हैं जिन्होंने अभी तक अपने जो है गोशवारे जमा नहीं करवाए। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये गोशवारे जमा इस टाइम जिन्होंने नहीं करवाए हैं उनके हवाले से क्या इकदाम, अगर 16-15 जनवरी को नहीं होती, एक तो मुअत्तल करने का कहा गया है, ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, और दूसरा जो है इसमें कुछ और भी चीज़ें जो है वो शामिल हो सकती हैं, और ये जो कदम उठाया गया ये अब उठाया गया या पहले भी जो है ऐसा हो चुका है? पहली बात तो ये सोचने की है कि ये गोशवारे, ये एसेट एंड लायबिलिटीज के क्यों मांगे जाते हैं जी। बेसिकली जो इसके पीछे सोच थी वो ये थी कि आज जैसे आप MNA बने या आज आप प्राइम मिनिस्टर बने, तो आज के बाद 5 साल के बाद हर साल आपके असासों में इजाफा हुआ या कमी हुई। जी जी। तो बेसिकली ये एंटी करप्शन एक्ट है, और मुझे याद है कि 1985 में आज के अरबपति खरबपति जो आपके पॉलिटिशियन हैं, मोस्टली वो जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनके हमारे पास इलेक्शन कमीशन में गोशवारे मौजूद हैं। उनके टोटल एसेट 20 लाख के मेरे ख्याल में मौजूदा वज़ीर आज़म के। आज उसके बाद बिलियन कहाँ से आए? तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इसको फ्यूटाइल एक्सरसाइज बना दिया गया है, बेकार की एक, कि जी आप हमें जमा कराएं और जमा नहीं कराएंगे तो आपकी हम मेंबरशिप को सस्पेंड कर लेंगे। फिर जब वो अमूमन हमारे पास लोग आ जाते थे कि यार हमने पिछला साल जो जमा कराया था उसी की फोटो कॉपी दे दो, इसलिए कि ना हमारा इजाफा हुआ है ना कोई कमी हुई है। अच्छा। और एक्चुअली ये लोग छुपाते थे, और चाहिए ये था और अभी भी ये चाहिए कि अगर कोई इक़्तिदार में अच्छे लोग आए तो वो जितने भी सियासतदान हैं जो बड़ी बड़ी पब्लिक पोजीशन पे रहे हैं, तो उनके जितने भी पुराने और मौजूदा जो गोशवारे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, आपके एसेट्स कितने हैं और आपके ऊपर कर्जे वगैरह कितने हैं, तो ये तमाम FPR से को दिखा के और उनके साथ देखते कि क्या इतना टैक्स वो जमा कराते हैं। आज एक अरबपति आदमी है, कल वो कुछ भी नहीं था, आज लखपति है, कल कुछ भी नहीं था, तो उसका सवाल उससे कि कहाँ से आ गए। चलो आपको अल्लाह मुबारक करे, लेकिन क्या आपने पब्लिक पोजीशन इस्तेमाल करके तो दौलत जमा नहीं की? लेकिन ये तो आइडियल किस्म की बातें मैं कर रहा हूँ। तो होता ये है कि ये लोग अमूमन जमा करा देते हैं, और अगर नहीं भी कराते तो कुछ नहीं होता, अभी 10-15 दिन और वो एक्सटेंड करेंगे, इनका इंतजार करेंगे। अगर इसने नहीं कराए तो उसको अल्टीमेटली वो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करेंगे, तो जिस दिन वो दोबारा जमा करा देंगे तो उसी दिन वो बहाल हो जाएगी। तो मतलब है कि इससे ना कोई अच्छाई होती है फिलहाल, ना कोई बुराई होती है, लेकिन एक वक्त आएगा
पार्लियामेंटेरियन है जो 5-5, 6-6 दफा वजारतों से, वजारत उज़्मा से और बड़ी पब्लिक पोजीशनों में रहे हैं। और पहले की लोगों को मालूम है, हमारे इस इलाके का चीफ मिनिस्टर था, मेरे सामने सहाफियों का गोश्त के पास गया और उन्होंने कहा कि हमने ट्रिप पे जाना है तो हमारे सामने मदद करें। जैसे जो छोटे छोटे जिलों के सहाफी होते हैं वो अपने इलाकों के बड़ों के पास जाते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर अभी नहीं बना था, तो उसने उससे कहा कि ये सामने मेरी डीजल की गाड़ी है और अल्लाह की कसम मेरे पास इसके डीजल के पैसे नहीं है। अच्छा। और आजकल उन लोगों के पास पैसे और जायदाद और कारोबार और प्रॉपर्टी उसकी हद नहीं है अपने नाम पे और बेनामी। तो अल्लाह करे वो वक्त आए कि लोगों से जायज और नाजायज आमदनी के जराए पूछे जाएं, खासकर वो लोग जो MNA MPA सेनेटर बन के, उनका मतलब ये नहीं होता कि वो कानून की और आईन की हुक्मरानी करें, बल्कि उनका सारा मकसद ये होता है कि किस तरीके से ठेके, पैसे और कमीशन बनाया जाए। सही और है। आज तक तो उसके ऊपर कोई कदम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि इनको इन सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी एक जिस तरह आपने बात की कि अगर 15 जनवरी तक जो है ना जमा ना करवाए, गोशवारे जमा ना करे तो रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। सर ये जो रुकनीत मुअत्तल है, ये पार्लियामेंट से या सूबाई असम्बली से होगी या फिर उनके अपनी पार्टी से भी रुकनीत मुअत्तल हो सकती है? और ये इनिशिएटिव या जी जी वो जो इनको कार्ड इशू होता है ना MNA MP या सेनेटर का, जिसके जरिए ये अपने हाल में दाखिल होते हैं या इजलास में हिस्सा लेते हैं, तो वो मेंबरशिप जब सस्पेंड हो जाती है तो वो अटेंड नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली 50 और 60% वैसे भी अटेंड नहीं करते, वो ये कार्ड लेके उसके बाद फिर अपने कारोबार ही करते हैं। तो अगर हो भी जाता है तो 24 घंटे या 48 घंटे में वो जो जमा करा देते हैं तो वो फिर बहाल हो जाते हैं। ठीक है। सर इसी तरह अगर हम ओवरऑल देखते हैं पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात बरपा हैं, सर आप ज़ाहिर है आपका भी एक अरसा गुजरा है इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते हुए। सर सिचुएशन इस टाइम अगर हम अब सियासी हालात की बात कर लेते हैं, जिस तरह अभी पंजाब की हुकूमत की बात करते हैं या फिर हम तहरीक इंसाफ के मुतालबात की बात करते हैं, तो सर क्या इलेक्शन कमीशन इस टाइम इस सिचुएशन में इलेक्शन करवा सकती है, इस हाल में है? और इलेक्शन मुमकिन है कि अगर असम्बली तहलील हो जाते तो इलेक्शन फील फॉर कराया जा सकता है, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि 3 महीनों में इलेक्शन हो जाए। इन हालात को देख के मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो करवा सकेगा इलेक्शन? इतना जिस तरह हम डिफॉल्ट होने की भी बात सुन रहे हैं तो डिफॉल्ट की बात है, वैसे सारे बहाने हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हुए बदरा बहाना बेतियार। एक चीज याद रखें, अभी जो मौजूदा 31 दिसंबर को यहाँ इंतखाबात इस्लामाबाद में होने थे, जी जी, उसके बारे में 21 दिसंबर को, ये हमारा तरीकाकार होता है कि जब एक इलेक्शन कराना होता है तो उसका शेड्यूल जब हम बनाते हैं तो उसके शेड्यूल में सिक्योरिटी, प्रिंटिंग और वोटर वो जो उसके कैंडिडेट का चेकिंग और फिर अपील और वो तमाम एक प्रोसेस शामिल होता है और उसको हम टिक मार्क करते जाते हैं। सही कि क्या हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया, यस। क्या हमने उसको बैलेट पेपर प्रिंट कर दिए, यस। क्या हमने लोगों की ड्यूटियां प्रिजाइडिंग अफसर की लगा दी, यस। ये तमाम चीजें करने के बाद एक हम प्रेस रिलीज इशू करते हैं। सही। और अभी भी इस इलेक्शन कमीशन ने 21 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज इशू की थी और इसको हम कहते हैं कि स्टेज इज सेट फॉर इलेक्शन, कि वो तमाम इंतजाम हो चुके हैं। इसलिए कि मुझसे कई एक टीवी वालों ने पूछा कि जी अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने उनको कहा है कि जी आप इलेक्शन कराएं तो अभी 12 घंटे में तो इंतखाबात नहीं हो सकते। हाँ जी, तो मैंने उनसे कहा कि ये इंतजाम 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक ये कंफर्म हो चुके हैं। अभी सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर अमल करना है और हकीकत है कि इसी जो स्टेज सेट वाला ये हर इलेक्शन से पहले होता है। और आपने एक सवाल ये पूछा कि क्या इंतखाबात जनरल इलेक्शन हो सकते हैं? 45 दिन के अंदर हो सकते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। हम लोग जो इलेक्शन कमीशन में बैठे होते हैं वो साल के 365 दिन और 5 सालों में यही काम करते हैं कि जो ही, इसलिए कि ये हमारी आईनी ड्यूटी है कि कोई भी सीट खाली हो जाए, कोई मर जाए या इस्तीफा दे दे, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर हमने उसके मुतबादिल को, इसलिए कि उस एरिया के लोगों को हमने बगैर नुमाइंदगी के नहीं रखना होता। सही। और अगर ये रखते हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन की खिलाफ वर्जी बिला वजह से कोई करता है तो उसके ऊपर दफा आर्टिकल 6 आज तक तो नाफिज नहीं हुई, लेकिन अगर कोई नाफिज करने वाले आए तो उसके पास इसका जवाब नहीं होगा और उसके लिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अभी भी जो इंतखाबात इन्होंने
हाईकोर्ट के कहने के बावजूद नहीं कराए 31 दिसंबर को, आप 9 तारीख को सुनेंगे कि जी वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, और अगर वो जस्टिफिकेशन हाईकोर्ट को कन्विंस ना करे तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट हो जाएगी। और आपको याद है कि पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर ने एक खत नहीं लिखा था और उसके ऊपर उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो बात यह है कि अगर हाई कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ये है, बिल्कुल हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और अपने बनाए हुए प्रोग्राम शेड्यूल की इन्होंने खिलाफ यू टर्न लिया है, और यू टर्न का कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि जो दीगर पार्टियां हैं जिनके साथ बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है वो उनको भगाने में या उनके एस्केप में उन्होंने मदद दी है। लेकिन अब ये वो लोग पार्टियां तो जो करेंगी वो करेंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो आईनी जो उसकी जिम्मेदारी है उससे भागने पर ना करने पर तो फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या है। और आप देखेंगे कि 9 तारीख की है और 9 तारीख को जो जज साहबान ने सुनेंगे कि ये इसका क्या जवाब बताते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ और भी हमने सुनी देखी, सवालात उठे जब खान साहब को तोशा खाना में जो है वो उनको डी-सीट किया गया था मियाँ वाली की एक सीट से उनको, और सुनने में ये आ रहा था कि उनको जो है वो पार्टीशिप से अब अगर फॉरेन फंडिंग केस उनका निकल आता है तो उसमें क्या उसके खिलाफ जो है वो एकदम मतलब कि फैसला आ सकता है। लेकिन सर ये सवालात उठे कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास एक तो ये मजाज नहीं होना चाहिए वो किसी की भी एमएनए को जो है वो इसी तरह डी-सीट कर दे, और क्या इसी तरह पार्टी से हटा के जो है वो उनको पार्टी से मुअत्तल कर दे, मतलब पार्टीशिप से उनको ख़त्म कर दे। सर आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को जहां इख्तियार है ना जी वहां वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा इख्तियार ये है कि जब हम जो इलेक्शन कराते हैं, आप लाहौर में होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं? जी हम लाहौर में सर। अच्छा, लाहौर में अलीम खान का इलेक्शन था, लाहौर में कलसूम नवाज का इंतखाबात थे। जी इंतखाबात पे खर्चे की लिमिट 40 लाख थी। आप सही, जो कि एक इलेक्शन कमीशन जारी करता है। 40 करोड़ से भी ज्यादा खर्चे हुए। जी और इलेक्शन कमीशन अंधा था या उसको अंधा बनाया गया। देखिए हमारे आईन में साफ लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन का ये फर्क है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हो, जो भी इस तरह के गलत हरकत हो उनको रोके। तो ये गलत हरकत आपने देखी कि रुकी बिल्कुल नहीं। उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन अलीम खान को डिस्क्वालीफाई करता वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन चाहता कि वो कलसूम नवाज को डिस्क्वालीफाई करते कि जी वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते इसलिए कि आपने 40 लाख की हद 40 करोड़ से भी आगे ले गए। लेकिन वो एक पंजाबी की मिसाल है कि चोरी कुतिया चोरा नाल मिल गई। तो बात यह है कि ये जातियां हैं, ये जुल्म है, ये सिस्टम के साथ और इदारे के साथ। देखो बात यह है कि भगवान दास की हम क्यों इज्जत करते हैं, जस्टिस कार्नेलियस की हम क्यों इज्जत करते हैं, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी साहब की। जो लोग हक पे होते हैं, जो लोग किसी को खफा और राजी नहीं करना चाहते बल्कि अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द आईन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो इक़दाम करें, भला कोई राजी होता है या नाराज होता है तो वो इज्जत कमाता है। वो दुश्मन की निगाह में भी इज्जत से होता है और दोस्त की निगाह में भी। लेकिन जो बंदा, देखिए आप एम्पायर हैं और 2 टीमें हैं, एक तरफ आपके भांजे भतीजे हैं, एक तरफ आपके पड़ोसी हैं। आप दरमियान में अगर भांजे भतीजों की फेवर करें तो वो आपके पड़ोसी नाराज होंगे, और अगर आप विसल उस वक्त बजाएंगे कि जो भी बंदा कोई फाउल करे तो आप विसल बजा दें, और फिर कोई ज्यादती करे तो आप उसको येलो कार्ड दिखा दें, उससे भी ज्यादती करे तो रेड कार्ड दिखा दें। तो इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल इदारे की तरह किरदार अदा करना होगा, फिर इसकी इज्जत होगी। अभी जो इसने किया है वो बिल्कुल पार्टीजान है, वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसके बारे में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएंगे, इसलिए कि बहुत बड़ा सबूत है कि जी आपने 21 तारीख को कहा कि स्टेज इज सेट फॉर द इलेक्शन, और उस इलेक्शन का जिसका शेड्यूल आपने खुद वॉलंटरीली इशू किया था। और फिर आप अचानक जब उसके बाद हाई कोर्ट भी कह देती है हाँ इलेक्शन करो, आप कहते हैं कि मैं नहीं करता। बात यह है कि कोई जवाब नहीं रहता। मैं बहैसियत इलेक्शन कमीशन के सोच के मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या जवाब होगा। ये होगा कि जी मुझे किसी पीडीएम ने कहा या मुझे नवाज शरीफ ने कहा तो मैंने यू टर्न ले लिया। अगर तुम उनके बंदे हो तो फिर
तुम ठीक कौम है के बंदे नहीं हो, तुम इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल एम्पायर नहीं हो। सर। ये आप न्यूट्रल तो नहीं, जी ना जी न्यूट्रल हो ना एम्पायर हो, तो ये चल नहीं सकता। देखो, या कानून के मुताबिक या कानून के खिलाफ, सही या और ब्लैक या व्हाइट। तो ठीक है, बात यह है कि व्हाइट की इज्जत होती है और ब्लैक हमेशा, वो ख- कहते हैं कि दाल खत्म हो वो जाता है, अंदर से अब काली ज्यादा है। ज्यादा टाइम नहीं तो चल बात सकता यह है है। कि ये तमाम चीजें मुल्क और कौम और उस बंदी की जात के लिए एक हमेशा हमेशा की ये लेगेसी होती है। जो आपने जो बंदा गलत करता है, इसी तरीके से जो बंदे अच्छा काम करते हैं। हिंदुस्तान का एक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इंदिरा गांधी जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था वहां पे कोई उनकी मंदिर में कोई तकलीफ थी, तो उस जीएन सेशन ने कहा कि जी आप नहीं जा सकती, और अगर आप जाना चाहें तो आप 7-8 बंदों के साथ जाएंगी छोटे से जहाज में, सीधे मंदिर में जाएंगी और मंदिर से सीधे फिर जहाज में बैठ के वापस आएंगी। और सही ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में भी अगर कोई गैरत वाला कोई आने आदमी इधर बैठा हो सही तो है वो ऐसे करवा सर। सकता है। और वो अगर उस वक्त मैं आपको कहता हूँ कि फिर उसका अख्तियार जी है जी कि सर, उसको लास्ट इलेक्शन की दौड़ से डिस्क्वालीफाई कर सही दे हो कि गया आप इलेक्शन सर। लड़ ही नहीं सकते। लास्ट में सर दो क्वेश्चन करना चाहूँगा, इकट्ठे दो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जानना भी चाह रहा हूँ कि एक तो सर ये बता दें कि जो खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं सिकंदर राजा के खिलाफ जो है कि इनको ये नून लीग के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा सर, क्या जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि वाकई ही हर अपोजिशन हारने वाली जमात ये इल्ज़ामात लगाती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इस धांधली का हल खान साहब ने कहा था कि एक तो ईवीएम होना चाहिए, लेकिन ईवीएम के जरिए क्या हम किसी को पैसे देने से तो नहीं रोक सकते ना, किसी को खरीदने से तो नहीं रोक सकते। तो सर बेहतर हल क्या है कि इलेक्शन कमीशन कब अपने आप को जो शफाफ इलेक्शन करवाने का एक जो है वो सबूत पेश करेगा? और दूसरा जो है, खान साहब के इल्जामात में कितनी सच्चाई समझते हैं आप? दो सवाल हैं सर। खान साहब के इल्जामात को मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 8 और ये नवा फैसला है जो 31 सर उन्होंने कहा है, खान साहब ये कहते हैं कि सिकंदर राजा साहब जो है वो पीडीएम के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं बाई नेम बात नहीं करता, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन्होंने 8 फैसले पहले किए थे और कोर्ट्स में ने उनको रिवर्स किया, मतलब वो गलत फैसले थे। ये नवा फैसला है जो 31 दिसंबर का इंतखाब बगैर वजह के इन्होंने पोस्टपोन किया है। तो ये 9 चीजें बिल्कुल फेवर करती है पीडीएम को, जो हुकूमत का इदारा होता है। ठीक है, बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा होता है कि ये किसी वजीर के और किसी वजारत के अंदर नहीं होता, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के अंदर होता है। इसलिए कि उसको ऐसा इदारा रखना होता है कि ना ये फेवर करे हुकूमत की, ना ये डिसफेवर करे कमजोर की, बल्कि दरमियान में इंसाफ के साथ वो एम्पायरिंग करे। तो अभी जो इस तरह की वो बातें, जब आप देखो जब धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ वहां होता है। इन्होंने इस इदारे को, अगर देखो इसकी बड़ी इज्जत होती थी, आज इसकी इज्जत कहाँ है? और इज्जत किस चीज पे बनी है? कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। अभी 8 फैसले पहले इनके रिवर्स हो गए थे, ये 9वां फैसला भी रिवर्स हो जाएगा, तो उससे ज्यादा और किस प्रूफ की जरूरत है? और मुझे तो कल परसों एक जगह मैं सुन रहा था कि बहुत से लोग इसके खिलाफ ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा रहे हैं, इसलिए कि पहले भी इनके पास छोटे छोटे सबूत थे, लेकिन अब ये 31 दिसंबर वाला ये बहुत बड़ा सबूत है कि इसने अपनी आईनी फराइज की अदायगी में उससे इनकार किया है। और जब इनकार किया है तो उसके यहाँ रहने का जवाब क्या हो सकता है? ठीक हो गया सर। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए सर। नाजरीन, आपने जिस तरह गुफ्तगू सुनी है कि इस टाइम जो है इलेक्शन कमीशन ने जो ये 15 जनवरी तक जो है वो एक मोहलत दी है पार्लियामेंटेरियन को, सूबाई असम्बली के MPs को कि गोशवारे जमा करवाएं वरना मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये मुअत्तल जो है इसको उस नज़र से तो नहीं कि इनको जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो दिया जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। लेकिन मसला जो है वो यही है कि धांधली और वाकई ही किसी हद तक जो है मामलात, इंटीरियर मामलात ख़राब है। जिस तरह अभी अफजल साहब कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है ये किसी के अंडर नहीं काम कर रहा, सदर के अंडर आते तो न्यूट्रल रह के काम करना। इसी तरह अगर हर इदारा अपने आप को न्यूट्रल रह के और अपना फ़र्ज़ समझ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर काम करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।